अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ थ्योरी के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें जो हमने थ्योरी में डिस्कस की थी या वो टॉपिक्स जो हमने थ्योरी में डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फार्मूलाएँ लिख दिए गए हैं। ये फार्मूलाएँ हम तकरीबन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का लिखा हुआ है। ये फार्मूला हमने कूलम्स लॉ के लिहाज से या कूलम्स लॉ के ज़रिए ड्राइव किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का फार्मूला जो यहाँ मौजूद है वो F = K Q1 Q2/r² है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला या नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो फार्मूला आया है वो E = F/Q। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने डिस्कस करने के बाद इसका एक फार्मूला एक्सट्रैक्ट किया था जो कि था EMF = E/Q। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये एनर्जी है, तो क्योंकि ये एनर्जी है तो हम पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इक्वल होती है वर्क के। तो एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, तो यहाँ पर E किसके बराबर होगा? W के, और ये अपॉन में Q। तो EMF का एक फार्मूला तो E/Q है, लेकिन दूसरा फार्मूला हम इसका W/Q भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम इसको W/Q लेते हैं वहाँ पर हम इसको फिर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल लेते हैं, यानी V के इक्वल हो जाता है। तो V किसके बराबर होगा? W/Q, यानी वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है I = Q/T। ये भी हमने टॉपिक्स में पढ़ा था जब हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था। ये जो फार्मूला है V = IR, ये हमने ओम्स लॉ के तहत ड्राइव किया था। और ये वाला जो फार्मूला है ये बाय डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाय डेफिनेशन फार्मूला देखा जाए तो W/Q है, लेकिन बाय लॉ फार्मूला देखा जाए तो V = IR है। इसके बाद लास्ट फार्मूला जो हमने डिस्कस किया वो था C = Q/V, जो कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। इसके बाद ये हमारे फार्मूलाए हो गए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका मतलब हमें वर्क फाइंड करना है। तो वर्क डन हमने रिक्वायर्ड में मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड में हमने मेंशन किया वर्क डन, और किसके इक्वल लिया? W के इक्वल, क्योंकि वर्क का जो सिंबल है वो W होता है। ये हम चैप्टर 8 में जब हमने वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ +2.5 माइक्रोकूलम। +2.5 माइक्रोकूलम का चार्ज मौजूद है। तो ये चार्ज हमने यहाँ पर इसे गिवन में मेंशन किया। गिवन में मेंशन करके इसका जो सिंबल था वो हमने Q लिखा। तो उसके बाद फिर ये जो चार्ज की वैल्यू थी ये +2.5 माइक्रोकूलम थी। तो माइक्रोकूलम से हम इसको शिफ्ट करेंगे कूलम्स में, क्योंकि कूलम SI यूनिट है और माइक्रोकूलम SI यूनिट नहीं है। तो इस वजह से हम माइक्रोकूलम को नेग्लेक्ट करके कूलम्स में इसको लेंगे। तो कूलम्स में लेने के लिए हम इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी वैल्यू माइक्रो से कूलम्स में जाएगी या माइक्रो से किसी भी SI यूनिट में जाएगी तो वहाँ पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमने यूनिट कन्वर्जन की जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना है या आप दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद अब माइक्रोकूलम की जगह यहाँ पर क्या आ गया? 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये। तो 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम ये हमारे पास चार्ज मौजूद है। अब ये प्लस था तो यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लस या माइनस ये चार्ज की नेचर को शो करता है कि चार्ज नेगेटिव है या चार्ज पॉजिटिव है। इसका क्वेश्चन पर या इसके सॉल्व करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको बगैर प्लस के भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ था फ्रॉम A to B, तो यानी कि दो टर्मिनल्स हैं, एक A टर्मिनल है एक B टर्मिनल है। दोनों के बीच में जो चार्ज कैरी हो रहा है वो 2.5 माइक्रोकूलम हो रहा है। इसके बाद कह रहे हैं इफ़ A इज़ एट अ पोटेंशियल ऑफ -60 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस A पर है तो वो कितना है? -60 वोल्ट है। तो इसको हमने लिया VA।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं, और क्योंकि ये A पर था तो यहाँ नीचे छोटा a लिखा हमने, छोटा सा। इसके बाद फिर एट B इज एट +10 वोल्ट, और जो B है वो +10 वोल्ट पर मौजूद है। तो पोटेंशियल डिफरेंस B पर VB, और इसको हमने VB से शो किया, तो ये +10 वोल्ट आ गया। इसके बाद फिर आगे अब इसका चेंज निकालेंगे, यानी दोनों में जो डिफरेंस आया है, जो चेंज आया वो हम मालूम करेंगे कि कितने का चेंज आ रहा है अगर दोनों का नेट डिफरेंस निकाला जाए। तो डिफरेंस निकालने के लिए या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम VB माइनस VA करेंगे। तो VB की वैल्यू यहाँ पर 10 वोल्ट थी और VA की वैल्यू यहाँ पर -60 वोल्ट थी। अब ये +10 वोल्ट थी, तो यहाँ पर हम +10 चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि जब कोई साइन मौजूद नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है। इसके बाद अब ये पुट किया तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये -60 था और ऑलरेडी ये यहाँ पर भी फॉर्मूले में भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 + 60 यहाँ पर 70 वोल्ट आ गया। तो 70 वोल्ट हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है जब चार्ज A टू B कैरी हो रहा था उस वक्त। अब यहाँ पर वर्क डन मालूम करना था, तो वर्क डन मालूम करने के लिए जैसे कि मैंने अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज भी हो सकता है, जैसे EMF के फॉर्मूले से मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पर हम ले रहे हैं वो वर्क डन के लिहाज से ले रहे हैं, W के लिहाज से ले रहे हैं, V = IR नहीं ले रहे, क्योंकि वहाँ पर वर्क की वैल्यू नहीं दी हुई थी और ना ही हमारे पास चार्ज मौजूद था। तो फॉर्मूले के लिहाज, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ΔV = W/Q होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ΔV की वैल्यू अभी हमने निकाली है 70 आई थी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस करके 70 वोल्ट हमने ΔV की जगह पुट किया, W एज इट इज़ आ गया, और Q की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 एक्सपोनेंट -6, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई। इसके बाद अब ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 × 2.5 ये हो जाएगा 175, और ये एक्सपोनेंट -6 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद अब 175 है, तो हम यहाँ तक भी आंसर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लास्ट में। जब पॉइंट लास्ट में है तो हमें फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है, क्योंकि जो नॉर्मल नोटेशन है पॉइंट की वो फर्स्ट डिजिट के बाद होती है। तो ये हमने 2 डिजिट पॉइंट को मूव करवाना है, तो 2 डिजिट मूव करवाया, तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये 2 डिजिट मूव करवाने के बाद अब ये जो पावर मौजूद है इसमें +2 किया जाएगा। तो इसमें हमने +2 किया, तो यहाँ पर ये -6 ऑलरेडी था, तो इसमें 2 डिजिट शिफ्ट करवाने की वजह से +2 पावर ऐड हुई, तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ, 6 - 2 4 आ गया, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये हमारे पास आ गई वर्क की वैल्यू जो कि 1.75 एक्सपोनेंट -4 जूल्स है। अब वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसे जूल्स में मेंशन किया। अब रिजल्ट हम लिखेंगे क्वेश्चन के लिहाज से, रिजल्ट में मौजूद है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज इज़ 1.75 एक्सपोनेंट -4, तो ये -4 आ गया। इसके बाद अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। लिखा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हमने रिक्वायर्ड में इसको मेंशन किया और इसको V से इंडिकेट कर दिया। आगे लिखा हुआ है इफ़ इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस को हम R से शो करते हैं और 5 ओम दे दी गई है, तो ये हमने गिवन में मेंशन कर दिया। आगे लिखा हुआ है टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एज 5 एम्पेयर्स। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू मौजूद है वो 5 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस 5 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू लिखी, इसको हमने I से इंडिकेट किया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि करंट का सिंबल I होता है। इसके बाद ये 5 एम्पेयर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, I और R दिया हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल, वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो V = IR, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ के तहत हमने यूज़ किया। अब V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और I की वैल्यू
5 दी हुई है तो 5 पुट कर दी और R की वैल्यू भी 5 थी, तो दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 25 वोल्ट आ गया। इसका रिजल्ट मेंशन किया, तो रिजल्ट में हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 25 वोल्ट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इट वॉज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 3 भी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है। यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस गिवन में मेंशन किया जो कि V से इंडिकेट किया गया और 9 वोल्ट था। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू इट। 25 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को हमने I से इंडिकेट किया और ये 25 मिली एम्पेयर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद अब इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में कि मिली एम्पेयर SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट एम्पेयर है। तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाने के लिए हमें 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिली एम्पेयर छोटा है, एम्पेयर बड़ा है। एंड व्हेन वी हैव टू मूव फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू द लार्जर यूनिट, तो हम जो वैल्यू होती है जैसे कि मिली मैंने कहा 10 पावर 3 होता है, तो उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर माइनस मिलेंगे। 10 पावर -3 को 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 25 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर, ये हमारे पास आ गया करंट। इसके बाद आगे लिखा हुआ है 25 मिली एम्पेयर का करंट हमने मालूम करना था, 25 मिली एम्पेयर का करंट हमें दे दिया गया था और रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी थी। रेजिस्टेंस को रिक्वायर्ड में लिखा गया है, R से इंडिकेट कर दिया गया। तो दो चीज़ें हमारे पास दी हुई है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा करंट, तीसरा रेजिस्टेंस हमें मालूम करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम उसी तरह ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे V = IR, लेकिन यहाँ पर V की वैल्यू दे दी गई है 9 वोल्ट्स, ये हमने पुट की, और इसके बाद I की वैल्यू भी दे दी गई है 25 एक्सपोनेंट -3 और R हमें मालूम करना है। अब ये 25 एक्सपोनेंट -3 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आकर ये डिवाइड हो गया, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो 9 है इसको इस 25 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 25 से डिवाइड किया तो 0.36 आएगा। इसके बाद ये -3 था, एक्सपोनेंट माइनस में था डिनोमिनेटर में, तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो -3 ऊपर जाकर +3 हो गया, 10 पावर +3 आ गया। अब 0.36 एक्सपोनेंट 3 ये आंसर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 3 मौजूद है, तो यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 2 और आगे एक 0 लगाकर फिर यहाँ पर लास्ट में पॉइंट जाएगा। तो 3 डिजिट थे क्योंकि 3 था +3 था, तो यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट करके 3 डिजिट शिफ्ट किया ताकि एक्सपोनेंट पूरा ख़त्म हो जाए। तो एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए आप देख सकते हैं हमने पॉइंट को शिफ्ट किया था 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो क्योंकि अब राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर डिक्रीज होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस किया जा रहा होता है जितने डिजिट पॉइंट आगे जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट आगे किया पॉइंट को तो -3 कर दिया, 4 डिजिट करते हैं तो -4, 5 डिजिट करते तो -5, तो 3 डिजिट किया तो यहाँ 3 है ऑलरेडी मौजूद था, यहाँ -3 आ गया। अब 3 - 3 0, तो 10 पावर 0 1 के इक्वल होता है, और 1 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो R की वैल्यू 360 ओहम आ गई। ओहम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूनिट है, SI यूनिट है, इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, इसको हम ओमेगा भी कहते हैं, जैसे कि हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके बाद आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इज 360 ओहम। एक रेडियो था, पोर्टेबल रेडियो था जिसके 2 टर्मिनल्स थे, उन टर्मिनल्स से क्या किया जा रहा था, ये रेजिस्टेंस कंडक्ट हो रही थी और करंट दिया हुआ था,
और हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी थी। तो यहाँ पर जो पोर्टेबल रेडियो था उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर 360 ओहम आ गई। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 4 इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी हमें ओहम्स लॉ यूज़ करके जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम किया, रेजिस्टेंस मालूम की, अब हम मालूम करेंगे करंट। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले रीड करते हैं। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर दिया हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस यहाँ मौजूद है, जो करंट से रेजिस्ट कर रही है वो 12 ओहम की रेजिस्टेंस वहाँ पर मौजूद है। आगे लिखा हुआ है व्हाट करंट विल इट ड्रॉ फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई। कितना करंट ड्रॉ होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V 120 वोल्ट और करंट हमें मालूम करना है। कह रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस 12 ओहम है एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में और वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है वो 120 वोल्ट था, तो आप मालूम कीजिए कि उस वक्त करंट कितना ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर करंट मालूम करने के लिए अगेन हमने V इक्वल्स टू IR यूज़ किया। अब V की वैल्यू जैसा कि 120 वोल्ट दी हुई है वो पुट की और I हमें मालूम करना है, R की वैल्यू 12 दी हुई है। अब ये 12 यहाँ पर डिवाइड में उसी तरह मल्टीप्लाई में नीचे उसी तरह आके डिवाइड होगा। तो 120 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आएगा। 12 1 से 12, 12 1 से 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर करंट ड्रॉ होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट सप्लाई होगा और रेजिस्टेंस 12 ओहम दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर विल ड्रॉ द करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो यहाँ तक ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। दीज वर वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट प्रॉब्लम। In this problem we have to find that which bulb has the higher resistance and which bulb carries the greater current. तो ये फाइंड करने से पहले हम इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। लिखा हुआ है 2 लाइट बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 60 वॉट। एक 100 वॉट का बल्ब है, एक 60 वॉट का बल्ब है। 2 बल्ब हैं जिनकी पावर्स दे दी गई हैं। तो पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब हमने P1 से इंडिकेट की जो कि 100 वॉट थी। पावर ऑफ सेकंड बल्ब जो कि P2 थी हमने 60 वॉट लिख दी जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। इसके बाद लिखा है बोथ ऑपरेट इन अ 220 वॉट सर्किट। तो दोनों 220 वोल्ट सर्किट में ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो यानी इनको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, जो पावर सप्लाई की जो इनको एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो 220 वोल्ट सप्लाई की जा रही है दोनों बल्ब को। इसके बाद आगे लिखा है विच बल्ब हैज़ द हायर रेजिस्टेंस एंड विच बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट। अब हमें रेजिस्टेंस और करंट बतानी है कि दोनों में से एक की पावर 100 है, एक की 60 है। तो दोनों में से किसका करंट ज़्यादा होगा और किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। हम तभी कंपैरिजन करके बता सकते हैं जब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस यानी दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस मौजूद होंगी और दोनों बल्ब के अलग अलग करंट मौजूद होंगे। तभी हम बता सकते हैं कि किसका करंट ज़्यादा होगा और किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो रिक्वायर्ड असल में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब जिसको हमने R1 से इंडिकेट किया। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बल्ब जिसको हमने R2 से इंडिकेट किया। और तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ करंट ऑफ फर्स्ट बल्ब जिसको हमने I1 से इंडिकेट किया और करंट ऑफ सेकंड बल्ब जिसको हमने I2 से इंडिकेट किया। तो ये 4 चीज़ें हमें मालूम करनी है। अब अगर रेजिस्टेंस फाइंड करने की बात करें तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। लेकिन यहाँ पर V तो मौजूद है, R मालूम करना है लेकिन I मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब पहले हम रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हम करंट को देखते हैं कि क्या हम पहले करंट मालूम कर सकते हैं या नहीं। तो करंट मालूम करने के लिए हमें I मालूम करना है, पावर दे दी गई है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर करंट मालूम करना है और पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो पावर का एक और फॉर्मूला यूज़ होता है इलेक्ट्रिक पावर का जो कि P इज इक्वल्स टू IV है। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर पावर्स करंट निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू IV ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम करंट मालूम करेंगे फर्स्ट बल्ब का और फिर मालूम करेंगे सेकंड बल्ब का। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे फर्स्ट बल्ब का।
तो फर्स्ट बल्ब के लिए आप देख सकते हैं हमने P = IV फॉर्मूला लगाया, P1 लिख दिया और I1 लिखा, लेकिन V1 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये दोनों बल्ब के लिए सेम है। तो दोनों बल्ब के लिए सेम है क्योंकि दोनों बल्ब एक ही सर्किट में ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो सेम सर्किट में होने की वजह से इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जिसकी वजह से हम इनको V1 V2 नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर V दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारे पास V है। इसके बाद अब ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड होगी, तो 100 से 220 को डिवाइड करेंगे तो I की वैल्यू आ गई 0.45 एम्पेयर। तो 0.45 एम्पेयर हमारे पास फर्स्ट बल्ब का करंट है। अब सेकंड बल्ब का करंट फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसका करंट ज़्यादा है। अब सेकंड बल्ब का फाइंड करने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I2 हमें मालूम करना है। अब P = IV से हम इसको फाइंड करेंगे, तो P2 कर दिया और I2 कर दिया क्योंकि सेकंड बल्ब है, और V सेम रहा एज इट इज़ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। अब P2 60 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डाटा, और I2 हमें मालूम करना है, V की वैल्यू 220 जैसे कि हमने पहले ली थी। अब ये 220 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड होगा। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आया, जो I2 की वैल्यू आई वो 0.27 एम्पेयर आई। तो ये हमारे पास I2 है। तो अब I2 0.27 है और I1 0.45 है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो I1 की वैल्यू ज़्यादा है I2 से। तो यहाँ पर जब I1 की वैल्यू ज़्यादा आई है, इसका मतलब फर्स्ट बल्ब का करंट ज़्यादा है, तो इसका करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो फर्स्ट बल्ब का करंट ज़्यादा है। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। वैसे तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जिसका करंट ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे का। करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रुकावट है और करंट फ्लो है चार्जेस का। तो वो रुकावट जो चार्जेस के फ्लो करने में आ रही है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्योंकि करंट अगर फर्स्ट का ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम है, तभी यहाँ पर इसका करंट ज़्यादा है। सेकंड का करंट कम है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आगे हम इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ से भी इसको कंपेयर करेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं। तो यहाँ पर अब हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सेम ओहम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, V = IR। V एज इट इज़ आ गया, I के साथ 1 लगाया और R के साथ भी 1, क्योंकि ये फर्स्ट बल्ब की बात हो रही है। अब इसके बाद V की वैल्यू 220 थी, I की वैल्यू अभी हमने मालूम की है I1 0.45, तो इस I1 की जगह 0.45 पुट किया और R1 एज इट इज़ आ गया। अभी 0.45 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाकर 220 से डिवाइड होगा। तो जब 220 से 0.45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 488.88 ओहम। तो ये हमारे पास R1 आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे R2। R2 मालूम करने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, V = I2 R2। अब यहाँ पर सेकंड बल्ब था तो यहाँ पर हमने I2 और R2 लेना है। इसके बाद V की वैल्यू 220 दी हुई है, I की वैल्यू अभी हमने मालूम की है सेकंड बल्ब के लिए 0.27, ये हमने I2 की जगह पुट की और इसके बाद R2 हमें मालूम करना है। अब 0.27 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाकर 220 से डिवाइड होगा और जब 220 से 0.27 को डिवाइड करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 814.81 ओहम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है और फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर हमने लिखा सेकंड बल्ब कैरीज द हायर रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने कहा था जिसका करंट ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसका करंट कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। उसी तरह जिसका करंट ज़्यादा है उसकी पावर भी ज़्यादा है, जिसका करंट कम है उसकी पावर भी कम है। अब यहाँ पर हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट में हमने लिखा फर्स्ट बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट, जैसे कि हमने अभी प्रूफ किया है बाय टेकिंग आउट द वैल्यूज़, और सेकंड बल्ब कैरीज द हायर रेजिस्टेंस।
तो यहाँ तक इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल, बट इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन आस्क बाय द कमेंट सेक्शन।